अस्सलामुअलैकुम। हम चैप्टर नंबर 14 डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 14 के अंदर हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे चैप्टर का नाम था मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और फर्स्ट टॉपिक हमारा था फोर्स ऑन अ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने सेकंड टॉपिक के हवाले से और हमारे सेकंड टॉपिक का जो नाम है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले भी हमने फोर्स कैलकुलेट की थी और आज भी हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि पहले जो फोर्स कैलकुलेट की गई थी वो फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पर थी और आज जो हम फोर्स कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं वो फोर्स है कंडक्टर पर। कि एक कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो रखने के बाद उस कंडक्टर पर कितनी फोर्स अप्लाई होती है, हम उस पर आज डिस्कशन करेंगे। बाकी रिमेनिंग टॉपिक हमारे ये हैं जिनको हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक के हवाले से। हमारे टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। अब इस कंडक्टर के हवाले से हम कुछ बातें समझ लेते हैं। इस कंडक्टर के हवाले से कुछ बातें, यानी कि पहली बात, हम यहाँ पर जो है एक कंडक्टर सपोज कर रहे हैं जिसकी लेंथ कुछ ना कुछ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं इसकी एक लेंथ मौजूद है, मे बी 1 मीटर हो सकती है, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एटसेट्रा। तो कोई भी एक वायर आपने सपोज की है जो कि कंडक्टर है और कंडक्टर से हम वाकिफ हैं कि कंडक्टर हम एक ऐसी चीज को कहते हैं कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए, जिससे हीट फ्लो कर जाए, हम उसे कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लेट अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। हमने एक कंडक्टर की बात की जिसकी लेंथ एल है और उसको रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया है बी सिंबल से। यहाँ पर बी रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो है, जो शो की गई है, वो बेसिकली क्रॉस साइन से शो की गई है। ये क्रॉस रिप्रेजेंट क्या करता है? ये क्रॉस बेसिकली क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और क्रॉस अगर कहीं पर हम बना हुआ देखते हैं, इसका मतलब ये होता है हम बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज इनसाइड है या कोई चीज इनटू द पेपर है। अगर कोई चीज इनसाइड या इनटू द पेपर हो तो वहां पर हमें साइन रिप्रेजेंट करना होता है क्रॉस का। तो हमने यहाँ पर एक नोटेशन इस्तेमाल की है क्रॉस की। क्रॉस क्या है? इनसाइड को रिप्रेजेंट करता है, किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द पेपर या इनटू द पेपर है। अब इसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो हमने कंडक्टर को मान लिया, कंडक्टर जो है हमारे पास, इसकी लेंथ हो गई एल और इसके अलावा इस जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इस कंडक्टर का जो, अगर हम एरिया कैलकुलेट करने की बात करें कि इस कंडक्टर का एरिया, लेंथ तो हमने यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक अगर मेजर करेंगे तो लेंथ पता लग जाएगी आपको। अब अगर इसके एरिया के हवाले से डिस्कशन की जाए कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया आप देख सकते हैं जो उसका टॉप व्यू है जहां पर हमें ए नजर आ रहा है, यानी इस कंडक्टर की जो थिकनेस है वो थिकनेस फैसला करेगी इसके एरिया के बारे में कि इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया हम यहां से डिटरमिन करते हैं। तो किसी भी कंडक्टर का एरिया जब निकाला जाता है तो हम उसके लिए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं सर्कुलर, क्योंकि कंडक्टर का एरिया सर्कुलर है और उसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया और लेंथ यहाँ पर एल के बराबर है। तो हमने यहाँ पर दो बातों की डिस्कशन कर ली है कि कंडक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और इसके अलावा कंडक्टर की जो लेंथ है यहाँ पर वो एल के इक्वल होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं करंट के बारे में। तो जब हम करंट को समझते हैं तो करंट की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि करंट बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी कंडक्टर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हुए जाएंगे।
यानी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे बेसिकली, तो उन्हीं मूव करने को हमने कहना होता है करंट वहां पे मौजूद है। तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी डेरिवेशन के हवाले से। हम डेरिवेशन के अंदर कैलकुलेट करने जा रहे हैं फोर्स की डेरिवेशन क्या होगी, फोर्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि एक कंडक्टर पर कितनी फोर्स अप्लाई हो सकती है। कौन से कंडक्टर पर? जिसकी लेंथ L हो और जिसका एरिया A के बराबर हो। तो अपनी इस डेरिवेशन को जब प्रोसेस करते हैं तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जब कंडक्टर की बात की जाती है तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट का नाम देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने उस कंडक्टर के पास? 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 50,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स की हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि हमारे पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं। जबकि साथ में हमने एक बात और लिखी है कि इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यानी एक ऐसे कंडक्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं जिसके पास n इलेक्ट्रॉन है, जिसका वॉल्यूम कितना है? जिसका वॉल्यूम 1 के बराबर है, यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। तो हमने यहां पर n की बात कर ली। n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया 1। जबकि वॉल्यूम की अगर बात की जाए कि कंडक्टर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कंडक्टर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इसके लिए आपको दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो दो चीज़ें जो हैं हमारे पास वो ये होंगी कि कंडक्टर, अगर ये मानता हूं मैं आपके पास ये एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर की लेंथ यहां से यहां तक जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ये जो है इसका एरिया है। तो अगर मैं लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे उस कंडक्टर के वॉल्यूम का अंदाजा हो सकता है। तो कंडक्टर का वॉल्यूम जो होता है वो एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट होता है। यानी how much space occupied by a conductor, we can determine the volume of the conductor by the product of its area and length. फर्दर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इससे पहले जो हमने बात की थी वो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर दोनों में डिफरेंस किस बात का है? तो इससे पहले हमने जिसकी बात की थी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो थे, लेकिन वो यूनिट वॉल्यूम में थे। यूनिट वॉल्यूम का मतलब एक स्पेसिफिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर जिसका वॉल्यूम 1 के बराबर हो, उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी मौजूद होगी हम उसे कहेंगे यूनिट वॉल्यूम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, और रिप्रेजेंट करेंगे n से। लेट्स से मेरे पास यूनिट वॉल्यूम नहीं है, मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम यूनिट से ज़्यादा है। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डेफिनेटली ये कंडक्टर का साइज ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होंगे। तो इसके पास जो अब इलेक्ट्रॉन मौजूद है हम उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं कैपिटल N से। तो दोनों ही N का मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस फर्क इतना है कि स्मॉल n का मतलब हो गया वो इलेक्ट्रॉन जो कितने बड़े कंडक्टर के अंदर होंगे, जिसका वॉल्यूम यूनिट होगा। यानी यूनिट वॉल्यूम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी उस इलेक्ट्रॉन की तादाद को हमने कहना होगा स्मॉल n। अगर वॉल्यूम यूनिट नहीं होता, मोर देन यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं या लेस देन यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वहां पर हम इलेक्ट्रॉन की तादाद को रिप्रेजेंट करेंगे n से। तो n का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल N से, जबकि स्मॉल n का मतलब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने मेरे पास, मुझे अगर पता करना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को पता करने का तरीके का कुछ ये होता है कि आपने जो है मल्टीप्लाई करना है कंडक्टर के वॉल्यूम को स्मॉल n से, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम अगर आप करेंगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि वॉल्यूम कितना है हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इक्वल है AL के, तो हमने वॉल्यूम की जगह लिख देना है AL। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगे n बराबर है वॉल्यूम की जगह पर आ जाएगा A
और साथ में हम लिख देंगे L। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हुए, हमने फाइंड किया N इंटू A इंटू L के इक्वल हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस कर लिए। अगर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में हो तो हमने उसका स्मॉल n होगा, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम ना हो, यूनिट वॉल्यूम से ज़्यादा का वॉल्यूम हो, तो वहाँ पर हमने जो है रिप्रेजेंट किया कैपिटल N से। और हमने यहाँ पर जो है बात कर ली कि किस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए जाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के हवाले से। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसकी एक मैग्नीट्यूड भी मानी जाती है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम कहते हैं 1.6 10⁻⁻⁻⁹, यानी ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम E कहते हैं। तो E यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ E। यहाँ पर ये जो आप देख रहे थे E, ये E यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड को, और मिनिमम चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर होता है वो है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम का। तो हमने कहा हर इलेक्ट्रॉन क्योंकि सिमिलर होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो सारे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी एक जैसा होगा, सबका नेगेटिव चार्ज होगा नेचर के हवाले से। और मैग्नीट्यूड के हवाले से मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड के हवाले से कितना चार्ज होगा, तो जवाब होगा 1.6 10⁻⁻⁹, ये चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब अगला सवाल है मेरे पास हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो हैं टोटल चार्ज। अगर मैं बात करता हूं तो टोटल चार्ज के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर हमें बात करनी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो E के इक्वल था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे कंडक्टर्स के अंदर n नंबर ऑफ, हमने जैसे बात की थी हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं, इन n इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा। मैं आपसे कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे तो 1.6 का चार्ज था, दो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो डेफिनेटली 1.6 तो एक का चार्ज था, दो के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 इंटू 1.6 करना पड़ेगा, ये बेसिकली, या 2 इंटू ई करना पड़ेगा। अगर मुझे दो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की बात करनी हो तो 2e करना पड़ेगा, तीन इलेक्ट्रॉन्स के लिए करना हो तो 3e करना पड़ेगा, चार के लिए 4e 5e 6e। तो मुझे अगर n इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है तो n इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज कैसे फाइंड करूं मैं, तो चार्ज यानी Q, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, और साथ में मैं लिख दूंगा स्मॉल e। स्मॉल e यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है, द चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे कितने, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं NaL के बराबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं NaL के इक्वल। तो मुझे ये करना चाहिए कि जो कैपिटल N लिखा हुआ है, मैं इस कैपिटल N की जगह लिख देता हूं स्मॉल n, एरिया, लेंथ, और साथ में लिख दिया E। तो बेसिकली NaLe फॉर्मूला हमें मिला किसका, टोटल चार्ज का। तो एक कंडक्टर के पास टोटल चार्ज कितना हो सकता है, हमने उस पर बात की। टोटल चार्ज उसके पास होगा Q इक्वल्स टू NE। n किसके बराबर होगा, NaL के बराबर होगा, तो हमने भी किया, n की जगह पर लिख दिया NaLe। इस तरीके से हमने चार्ज की एक इक्वेशन बना ली, और चार्ज की इक्वेशन कितनी बन गई, हमें चार्ज की इक्वेशन हमें मिल गई Q इक्वल्स टू NaLe के इक्वल मिल गई। अब हम कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। We know that the force on the charge Q placed in a magnetic field is given by, हम टॉपिक 1 डिस्कस कर चुके हैं अपने इस चैप्टर नंबर 14 का, और इस टॉपिक के अंदर हमने बात की थी कि जब एक चार्ज पार्टिकल जो है मूव करता है, ये जो फोर्स का फॉर्मूला था इसके हवाले से बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि जो फोर्स है ये एक मूविंग चार्ज पे अप्लाई होती है। वो चार्ज कहाँ मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। F फोर्स, Q चार्ज, V वेलोसिटी जिससे वो मूव करना चाह रहा है, और B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद हमने यहां पर Q तो ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, जो अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि जो Q होता है वो इक्वल होता है NaLe, यानी अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है
वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, एरिया ऑफ कंडक्टर इनटू लेंथ और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो हम Q की जगह तो लिख देंगे N इंटू ए इंटू एल इंटू ई। जबकि V के ऊपर एक एरो है, इट मीन्स V इज अ वेक्टर क्वांटिटी, B पे भी एरो है, इट मीन्स B इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर कोई चीज वेक्टर हो तो व्हाट इज वेक्टर? हमने वेक्टर की डेफिनेशन ये पढ़ी है कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो डेफिनेटली अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रुके हुए तो नहीं है, क्योंकि करंट बन रहा है। करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। तो लेट्स से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ आई, तो जिस डायरेक्शन में करंट है हमने कहा वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है, तो ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन v। तो ये जो v की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक वेक्टर यूज करते हैं और इस वेक्टर को नाम देते हैं यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहा जाता है जिसका काम होता है डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर हमें ये जानना हो कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें उसके लिए एक यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो हमने भी कहा है कि हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है जिसको हम ए कैप कह रहे हैं, यानी ए कैप की जो डायरेक्शन है वही है जो करंट की डायरेक्शन है। तो हमने यहाँ पर एक नए वेक्टर को रिप्रेजेंट करवा दिया जिसको हमने कहा यूनिट वेक्टर, और ये आपके पास नजर आ रहा है, ये यूनिट वेक्टर है जिसको हमने कह दिया ए कैप। तो ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को? इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करना चाह रहे हैं उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम वेक्टर की डेफिनेशन को अगर दोबारा पढ़े तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता था जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो ये जो v हमें नजर आ रहा है, ये v बेसिकली मैग्नीट्यूड है और ये जो a कैप नजर आ रहा है ये इसकी डायरेक्शन है। तो हम इन दोनों बातों को अगर कंबाइन करें तो हम वेक्टर की डेफिनेशन कंप्लीट कर देते हैं कि v के ऊपर एरो आ रहा है, तो v पे एरो आने का मतलब है v इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस v पे एरो नहीं है, इट मींस इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। a पे कैप आ रहा है, तो ये कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर है ये। तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये हमने वेलोसिटी वेक्टर के बारे। अब अपनी इक्वेशन नंबर जो हमें 2 नजर आ रही थी इस इक्वेशन के अंदर, हम अपनी इस वेलोसिटी वेक्टर को और ज्यादा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें जहां पर v नजर आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं v, इस v की जगह पर हमने लिखना है कि वेलोसिटी वेक्टर बेसिकली दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक तो मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। तो वेलोसिटी वेक्टर की जगह पर हमने लिख दिया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v और साथ में a कैप यानी डायरेक्शन। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर हमने शिफ्टिंग कर दी है। क्या शिफ्टिंग की है हमने? यहां पर आपको जो v यहां नजर आ रहा था लिखा हुआ, हमने उस v को लिख दिया इस जगह पर और l को लिख दिया हमने इस जगह पर लाकर। हमने दो बेसिकली आप देख सकते हैं कि v पर भी एरो नहीं है और l पर भी एरो नहीं है। तो हमने जरा सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की है यहां पर, क्योंकि हम यहां पर अपने एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ लेंथ। हम कंडक्टर की लेंथ के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि अगर एक कंडक्टर की लेंथ कम है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे और उस पर फोर्स भी कम अप्लाई होगी। अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। तो हम अपनी इस फोर्स के फॉर्मूले को एडजस्ट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो इन टर्म्स ऑफ लेंथ एडजस्टमेंट के लिए जहां पर पहले v लिखा था वहां हमने l ला के लिख दिया, जहां आपके पास VL था वहां पर उसकी जगह पर V लाके लिख दिया। इसके बाद because the direction of free electron and the length of conductor is same, so the length can be written as vector quantity। मतलब इसका ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर बात की जाए कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन से मूव करते हुए जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। यानी लेट्स से ये कंडक्टर का ए पॉइंट है और ये कंडक्टर का बी पॉइंट है, तो कंडक्टर ए से बी की तरफ मूव करते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब इन दो पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, स्टार्ट ए से कर रहे हैं, खत्म बी पे हो रहे हैं। अब आप इसकी लेंथ को कहेंगे कि इसकी लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है।
क्यों वेक्टर है? क्योंकि ये अब डिस्प्लेसमेंट बन चुकी है, इसके पास एक डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन? करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो हमने भी यहां पर कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ए से बी की तरफ। तो एल जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेसिकली वो मूव कर रहा है ए से बी की तरफ। तो हमने भी कह दिया कि यहां पर जो है एल एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे लेंथ स्केलर क्वांटिटी होती है, अगर हम उसको डायरेक्शन दे दें तो डायरेक्शन देने के बाद हम उसे कौन सी क्वांटिटी कह देते हैं? फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने भी कह दिया हमारे पास जो एल है एक डिस्प्लेसमेंट है जो कि करंट की डायरेक्शन में होता है। तो लिख दिया इस बात को कुछ इस तरीके से कि जो लेंथ है वो यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और लेंथ की डायरेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है वहीं पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमने ले ली। एल एरो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एल और साथ में ए कैप। अब इसके बाद हमने यहां तक बात कर ली थी कि जो एल होता है यहां पर वो एल रिप्रेजेंट कर रहा है, एल एरो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर डायरेक्शन को, एल एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को, एल मैग्नीट्यूड और ए कैप रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। तो इक्वेशन नंबर 3 जो आप देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 F बराबर है n इंटू ए इंटू वीई। इस इक्वेशन के अंदर हमने यहां पर कुछ चेंजेस किए और वो चेंजेस क्या थे? L और A कैप जो था वो L A कैप किसके इक्वल हो गया? L वेक्टर के इक्वल हो गया। जबकि वेलोसिटी जो इक्वल होती है वो इक्वल होती है L डिवाइड बाय T के। हमने इन दो बातों को यहां पर लिखना है। किस तरीके से लिखना है इस पे बात कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 3 के बाद हम इस स्टेप पर पहुंच चुके हैं जिसमें आपको एल और ए कैप की जगह पर एल कैप लिखा हुआ नजर आ रहा है। एल कैप, ए कैप कहां चला गया? तो ए कैप बेसिकली मौजूद है लेकिन हमने यहां पर इस पूरे को रिप्लेस कर दिया है एल वेक्टर से। और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो हमने कहा ये दोनों बातें जिसमें हो उसे वेक्टर कहते हैं। तो L इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने इन दोनों की जगह पर L एरो ला के लिखा। जबकि साथ में हमारे पास लिखा हुआ है वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी की जगह पर हमने क्या लिखना है? वेलोसिटी की जगह पर हमें जो यहां V नजर आ रहा है लिखा हुआ, इस V की जगह पर लिख देना है हमें L डिवाइडेड बाय T। तो V की जगह लिख देंगे हम L डिवाइड बाय T और इसकी जगह पर L A कैप की जगह पर लिख देंगे हम L वेक्टर। हम इन दो बातों को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि L A कैप की जगह तो L एरो आ गया, जबकि यहां पर डिवाइडेड बाय हमने लिख देना है डिवाइड बाय टाइम। ये टाइम आ गया, यानी किसकी जगह पर टाइम आ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम n है, एरिया a है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है। जबकि वेलोसिटी की जगह पर हमने क्या लिख दिया? L डिवाइड बाय t ला के लिख दिया। ये इसकी जगह बेसिकली यहां पर हमने L डिवाइडेड बाय t लिखा है। अब जब L डिवाइड बाय t लिख दिया हमने तो हमारे पास ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? NaLe लिखा हुआ आ रहा है। और अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल होता है Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम के, एरिया ऑफ कंडक्टर के, लेंथ ऑफ कंडक्टर के और अमाउंट ऑफ चार्ज के, एक इलेक्ट्रॉन के। तो ये जो NaLe नजर आ रहा है हमें पूरा ऊपर लिखा हुआ, ये पूरा NaLe जो नजर आ रहा है हम इस पूरे NaLe की जगह पर क्या लिख देंगे? Q लिख देंगे। तो हमने भी लिख दिया NaLe की जगह Q। जबकि डिवाइड में हमने क्या लिखा हुआ है? डिवाइड में T है तो NaLe डिवाइड बाय T, जबकि बाकी लिखा हुआ है L क्रॉस B। तो हमने फोर्स का कुछ फॉर्मूला बनाया, चार्ज डिवाइड बाय टाइम इंटू L क्रॉस B। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं और अपने फॉर्मूले को श्रिंक करने की, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ये बन जाता है, एज वी नो दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी टाइम और चार्ज का जो रिलेशनशिप होता है हम इस रिलेशनशिप को करंट कहते हैं। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, इस पूरे रिलेशन को हम करंट कहते हैं। तो पिछली इक्वेशन जो हमें यूं नजर आ रही थी लिखी हुई कि F इक्वल आ रहा था F फोर्स इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय T ब्रैकेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड B।
हमने जहां पर हमें Q बाय टी लिखना है, हम इस Q बाय टी की जगह पर लिख देंगे कि Q बाय टी जो है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। और जब चार्ज के रेट के हवाले से बात की जाएगी, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, तो इसके फ्लो करने को हम करंट का नाम देते हैं। तो यही वजह है कि हम इस पूरे की जगह लिख देंगे करंट, और करंट को रिप्रेजेंट करेंगे आई से। तो Q बाय टी को रिप्लेस करेंगे आई से। तो हमने लिख दिया कि फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है। और ये बात हम वाकिफ हैं इस बात से कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट को हम स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, तो स्केलर फॉर्म में लिखने के बाद हम वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा लिखते हैं, यानी ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है। अगर हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड की बात की जाए, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। तो क्रॉस हटेगा तो हमें लगाना होगा साइन, और डॉट हटेगा तो हमें लगाना होगा कॉस। तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर क्या मिला, आई एल क्रॉस बी। या स्केलर फॉर्म में बात करें, ये स्केलर फॉर्म में बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि स्केलर फॉर्म में जो फोर्स है वो क्या होती है, आई एल बी साइन थीटा के बराबर होती है। तो ये हो गई स्केलर फॉर्म और ये हो गई वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर हमने बात कर ली आई एल क्रॉस बी, और स्केलर फॉर्म में आई एल बी साइन थीटा। अब बात कर लेते हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यहां पर रूल इस्तेमाल करते हैं, और वो रूल होता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हमें अपनी हाथों के जो लेफ्ट हैंड के अंदर थंब इस्तेमाल करना है, जो हमें बताएगा मोशन के बारे में। इंडेक्स फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और मिडिल फिंगर बताएगी करंट की डायरेक्शन के बारे में। तो हम इस रूल को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहां लगेगी। अब फोर्स मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर फोर्स मैक्सिमम चाहिए, तो फोर्स मैक्सिमम रखने के लिए कंडक्टर शुड बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर। अगर थीटा 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होने पर फोर्स मैक्सिमम लगती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड है अगर, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कंडक्टर रख देते हैं कुछ इस तरीके से, तो तकरीबन कमोबेश हम कह सकते हैं कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो कितना डिग्री बन चुका है, वो 90 डिग्री बन चुका है। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 का एंगल बन जाता है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि फोर्स क्या हो गई, फोर्स मैक्सिमम हो गई। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि फोर्स मुझे मिनिमम करनी है, तो फोर्स को मिनिमम करने के लिए मैं 90 डिग्री नहीं करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता साइन 90 डिग्री, अब मैं कंडक्टर की मूवमेंट चेंज करता हूं। तो जैसे जैसे मैं कंडक्टर की मूवमेंट चेंज करूंगा, यानी पहले कंडक्टर 90 डिग्री पर था, अब मैं कंडक्टर की मूवमेंट कुछ यूं शो कर देता हूं। अब मैं कंडक्टर आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करवाता हूं, कंडक्टर यूं कर देता हूं, कंडक्टर यूं कर देता हूं, कंडक्टर यूं कर देता हूं। एक ऐसा वक्त आएगा कंडक्टर बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा। तो इससे क्या, हमने क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी, हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे, हम करंट चेंज नहीं कर रहे, हम लेंथ चेंज नहीं कर रहे, तो हम बेसिकली मूवमेंट, हम ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। तो अगर आपको फोर्स मैक्सिमम चाहिए, तो कंडक्टर शुड बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अगर फोर्स मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम फोर्स उसी सूरत में होगी जब कंडक्टर कैसे रखा हो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमने परपेंडिकुलर नहीं रखा, हमने इन केस पैरेलल रख दिया कंडक्टर को। अगर हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख देते हैं, मतलब इसका ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यानी ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। और इसमें हम एक कंडक्टर प्लेस कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन जो है सिमिलर हो गई है, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हो चुकी है। जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं, तो पैरेलल आने पर जो एंगल बनता है, अब वो 90 डिग्री नहीं बनेगा, अब वो कितना डिग्री बन जाएगा, अब वो बन जाएगा 0 डिग्री। यानी 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे बनता है और 0 डिग्री पैरेलल पे बनता है। और साइन 0 की जो वैल्यू होती है, जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो साइन 0 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो जब आप बी आई एल को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी आई एल इंटू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 के बराबर। तो फोर्स पिछले केस में मैक्सिमम बी आई एल थी, इस केस में फोर्स मिनिमम 0 पर आ गई।
तो हम कंडक्टर की फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए हमें एंगल 0 से इंक्रीज करना पड़ेगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 90 पे पहुंचने पे फोर्स क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। यानी 0 to 90 मैक्सिमम फोर्स हो जाती है और 90 से अगर आप मूव करेंगे, 0 पर आएंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। अपने इस टॉपिक को हम यही वाइंड अप करते हैं, जिसके अंदर हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की बात की थी। अपनी इस वर्चुअल क्लास को हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।